हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसको हम समझेंगे। और उसके बाद हम समझेंगे भैया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करना। तो इसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक भी ज्ञात करना हम कह सकते हैं। तो क्या होता है उसको कैसे ज्ञात करते हैं, एक एक करके हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है। अब इस डेफिनेशन में हमें क्या बताया गया है, हमें यह बताया गया है कि कोई भी अभिक्रिया है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया का जो वेग होता है वह अभिकारकों के सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर होता है। हमने क्या कहा भैया कि कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक अणुओं की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर होता है, उसे ही हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको थोड़े बहुत तो समझ में आ गया होगा, बहुत को मतलब समझ में नहीं आया होगा। तो समझिए यहां से हमने क्या कहा कि भैया कोई भी अभिक्रिया है, अब इस अभिक्रिया का जो वेग होता है, कोई भी अभिक्रिया है तो उस अभिक्रिया का जो वेग होगा वह अभिकारक अणुओं के सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर होता है, उसे ही हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या कहा कि कोई भी अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक अणुओं के सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर होता है, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो आप डेफिनेशन यहां से बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को हमें याद करना ही सबसे मेन हमारा टॉपिक है। तो हम क्या कहेंगे भैया कि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं के सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर होता है, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए तो हमने डेफिनेशन लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक अणुओं के सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर होता है, उसे ही हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए ने लिखा है कि ऐसा अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक अणुओं के सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर होता है, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा। अब इसको हम थोड़ा सा थ्योरी के रूप में समझ लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये कोई अभिक्रिया है। इधर क्या है भैया, ये है अभिकारक, ठीक है, ये क्या है अभिकारक है R, और ये क्या है उत्पाद है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमने लिख दिया अभिकारक, इधर लिख दिया है उत्पाद। अब ध्यान दीजिएगा, यदि इस अभिक्रिया का यदि हमें वेग ज्ञात करना है तो हम भैया वेग को या तो R लिख सकते हैं या हम R को -dr बाई dt भी लिख सकते हैं। ये दोनों लिख सकते हैं, या तो ये R लिखिए या तो ये लिखिए, ठीक है। तो आप R ही लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका काम अभी हमें पड़ेगा जब हम समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करेंगे उसमें, ठीक है। तो वेग अगर हम ज्ञात करना है इस अभिक्रिया का तो क्या होगा भैया, हमने कहा कि अभिकारक अणुओं के सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर होता है। तो यहाँ पे अभिकारक कौन है भैया, R है ना, ठीक है, अभिकारक R है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो एक कांस्टेंट आता है जो है नियतांक के, उसके बाद अभिकारक अणु क्या है, अभिकारक क्या है R है, तो हमने लिख दिया R। अभिकारक अणुओं के सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर होता है, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो भैया किसी भी के पावर भी 1 होता ही है, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, R इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि किसी के पावर 1 होता है तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से हम लिखेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो गया, ठीक है, K इक्वल टू R, ठीक है। तो ये जो आपका हुआ ये क्या हो जाएगा भैया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लिए समीकरण हो जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा हमने छोटा में बताया कि किसी भी अभिक्रिया का यदि हमें वेग ज्ञात करना है तो वहां पे क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, और ये क्या है अभिकारक अणुओं की सांद्रता है का प्रथम घात है। यहाँ पे 1 लिखे या ना लिखे बात एक ही है। तो ये आपको सबसे पहले परिभाषा लिखना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा ये लिख देना है। उसके बाद अब आता है थोड़ा सा एग्जाम्पल कि भैया एग्जाम्पल इसका क्या होता है, एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल भी आपसे पूछ लिया जाता है, उदाहरण, ठीक है। तो यदि हम उदाहरण की बात करें तो C2H4 प्लस हम H2O से हाइड्रोजन से इसकी क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है C2H
6 ये हमें मिलता है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया कि C2H4 के साथ हाइड्रोजन से हमने क्रिया करा दिया तो हमें क्या मिला, C2H6 मिला। अब ये जो अभिक्रिया है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब इसमें हमें इस अभिक्रिया का यदि हमें वेग ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले तो हम लिखेंगे R इक्वल टू, आर क्या है भैया, वेग है ना, तो हम लिखेंगे R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया K, और उसके बाद अभिकारक क्या है, यहाँ पे एक हम अभिकारक ले लेते हैं तो C2H4 हम लिख दिए, और ये प्रथम घात पर निर्भर होता है तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, तो या तो आप ऐसे लिख दीजिए या आप R इक्वल टू यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं C2H4। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या निकल गया, ये अभिक्रिया का प्रथम कोटि का वेग निकल गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, या तो प्रूफ लिख दीजिए या आंसर लिख दीजिए। तो ये हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एग्जाम्पल, आप इतना लिख देंगे। उसके बाद इतना लिखने के बाद अब आपको लिखना है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण या समाकलित वेग समीकरण। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद भैया वो तो समाकलित वेग समीकरण आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अब हमें इसमें क्या देखना है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कोई भी अभिक्रिया है, ध्यान से समझना है, कोई भी अभिक्रिया है भैया, कोई भी अभिक्रिया है, तो मान लेते हैं एक अभिक्रिया है R इक्वल टू P। ठीक है, ये क्या है, अभिकारक है, ये है उत्पाद। अब हमें इस अभिक्रिया का यदि हमें वेग ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे भैया, सिंपल से लिखेंगे R लिख दें, या हमने बताया था सबसे पहले ही कि dR/dt भी हम लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यदि हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है तो हमने जाना है कि अभिकारक एक तो आता है K जो है नियतांक, उसके बाद क्या आता है भैया, ये अभिकारक अणुओं की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर होता है, ये हमने बताया था। तो इसे हम कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम सक्रिय द्रव्यमान मतलब अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के घात 1 कह सकते हैं, या आप इसको सक्रिय द्रव्यमान ना कहकर मोलर सांद्रता कह दीजिए, या सांद्रता के घात 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमने कर दिया। अब इसको हम R नहीं लेके चलेंगे, हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है, संकेत को। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं dR/dt इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, 1 को हमने हटा दिया, ऐसे लिख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे K क्या है, K को याद रखेंगे भैया वेग स्थिरांक है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब थोड़ी सी ध्यान देना है, यहाँ से आपको ध्यान ये देना है, इस माइनस को और dt को हमें इधर ले जाना है, और ये जो गुणा में है इधर, K के गुणा में क्या है, जो अभिकारक की सांद्रता है, इसको हमें इधर भेजना है। तो ये अगर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग कराएगा, और ये भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा कराएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा dR/R इक्वल टू, हमें मिल गया यहाँ पे -K इंटू dt, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ये भाग में था, इधर आया तो गुणा करा दिया, इधर गुणा में था, इधर आएगा इक्वल टू को तो भाग करा दिया। अब ध्यान देना है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, यदि हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि हम इसका समाकलन करते हैं, अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बायोलॉजी से होंगे तो उनको थोड़ा सा समझ में कम आएगा, परंतु जो मैथ के हैं उनको तो समझ में आना ही चाहिए और आएगा भी। ठीक है, परंतु जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा भैया आपको कुछ याद कर लेना है कि इस टर्म के बाद ये टर्म आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दे जाएंगे, यदि हम इसका समाकलन करते हैं ना तो हमें मिलता है ln, फिर से इधर हमें क्या मिलता है, -K इंटू टी प्लस आई, ये हमें मिलता है। अब ये जो ln क्या है, यहाँ पे है नेचुरल लॉग, या हम इसको लॉग भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या, अभिकारक की जो क्या है, अभिकारक की सांद्रता है, और यहाँ पे -K क्या आप जानते ही हैं भैया वेग स्थिरांक है, t क्या है, समय है, और यहाँ पे I क्या है भैया, समाकलन वेग समीकरण है। क्या हमने कहा, समाकलित वेग मतलब क्या है, समाकलन स्थिरांक। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समाकलन स्थिरांक जो क्या है, I है। तो इसको आपको याद रखना है, I इक्वल टू समाकलन स्थिरांक है, और यहाँ पे क्या है, log n क्या है भैया,
जो ln है मतलब नेचुरल लॉग है, ठीक है। तो आशा करते इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी इसको आगे हम बढ़ाते हैं, तो इतना हमने लिख दिया है। अब इसको समीकरण आपको फर्स्ट मान के चलना है, ठीक है। यहाँ पे हमने समाकलन किया तो इतना आएगा। बहुत से बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, तो भैया इतना याद कर लेना है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे कि यदि ये जो अभिक्रिया है यदि ये प्रारंभ नहीं हुई होगी, तो यदि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई होगी तो उस समय टाइम क्या होगा भैया, शून्य होगा ना। वहां पे हम टाइम क्या लेंगे, समय को t को मतलब क्या लेंगे, शून्य लेंगे। उसके बाद जब समय शून्य होगा, जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई होगी, तो उस समय अभिकारक की जो सांद्रता होगी उसको हम जीरो मानते हैं। अभिकारक की जो सांद्रता होगी उसको हम शून्य मानते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, नीचे हमने शून्य लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि ये प्रारंभिक अभिक्रिया का क्या है, प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता है, और ये क्या है, अंतिम अभिकारक की सांद्रता। तो हम मान लेते हैं जो अंतिम अभिक्रिया का अभिकारक की सांद्रता है वो अब प्रारंभिक अभिक्रिया की सांद्रता पर क्या होगी, वो शून्य होगी। तो अब इस वाले मान को t = 0 और r हमने इतना लिया है, इसको हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब हम इस वाले मान को हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है, तो भैया सबसे पहले तो ln और फिर से r की जगह पे यहाँ पे देखिए इसके जगह पे हम ये रखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे r, फिर से नीचे जीरो लिख दिए। ये क्या है, प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता है। उसके बाद इक्वल टू है तो इक्वल टू दे दिया, माइनस के है तो माइनस के लिखेंगे। अब इंटू, ये क्या है, इंटू का ही तो चिन्ह है ना, तो हम लिखेंगे इंटू, और t के जगह पर हम लिखेंगे शून्य, क्योंकि t = 0 है तो शून्य हमने लिख दिया। उसके बाद प्लस i हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इस गुणा हो जाएगा k में तो शून्य हो जाएगा, तो यहाँ से हमें ln फिर से r0 = हमें मिल गया i। अब ये जो हमें मान मिला इसको थोड़ा सा आपको ध्यान दे के चलना है। इस कलर से मैं डॉटेड इसको कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से हमें क्या मिला भैया, i का मान मिला। अब इस i के मान को फिर से समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। सबसे पहले हमने फिर से इसके मान को समीकरण फर्स्ट में रखा तो हमें i का मान मिला। अब इस i के मान को फिर से समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो हम लिखेंगे भैया कि i के मान को, i के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा ln फिर से क्या है, r है तो हमने r लिख दिया, इक्वल टू फिर से माइनस हमने k लिख दिया, फिर से इंटू क्या है, t है तो हमने t लिख दिया। अब प्लस i की जगह पर, इस i की जगह पर हम इतना रखेंगे तो हमने लिख दिया ln फिर से r0, ये हमने रख दिया। अब थोड़ी सी आपको ध्यान देना है, इतने को, ये क्या है भैया, माइनस kt है ना, इसको हम इधर भेजेंगे तो ये प्लस में kt हो जाएगा, और इस वाले को हम फिर से इधर भेजेंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको अगर हम इधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू टी हो गया, और इक्वल टू हम इधर इसको भेजते हैं तो यहाँ पे ये वाले को सबसे पहले nn फिर से 0 और फिर से माइनस ये वाला हो जाएगा, तो इधर आएगा तो ln फिर से r इतना, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ln क्या है, नेचुरल लॉग है या आप सामान्य लॉग भी कह सकते हैं। तो भैया ये जो हम जानते हैं कि log a माइनस log b इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि log a/b, ठीक है। 1/, मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि यदि log a माइनस log b होता है तो इसका फॉर्मूला होता है log 10 फिर से a/b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। बहुत से बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे नहीं पता होगा तो या तो फॉर्मूले याद कर लीजिए, या इसके बाद जो आपको किया जाएगा ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। स्टूडेंट जो मैथ के होंगे तो उनको तो पता होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको लॉग में हम नहीं लिख सकते, इसलिए इसको बेस लॉग मतलब log 10 में हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो गया क्या भैया, यहाँ पे लिखेंगे kt। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जब चेंज होगा तो एक नियतांक आएगा जो है 2.303, ठीक है, ये आ जाएगा। और उसके बाद log 10 हो जाएगा, log 10 में हम इसको चेंज कर देंगे। उसके बाद ये क्या आ जाता है, r0/r, ठीक है, ये आ जाएगा। हमने कहा था ना log a माइनस log b इक्वल टू होता है log 10 a/b, तो log a और log ये b है तो इसीलिए हमने लिखा log 10 फिर से a/b हमने लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको इस फॉर्मूले से इसका बस मान पुटअप किया गया है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो अब ये जो हमें मिला, ये वाला जो है यही है आपका भैया
समाकलित वेग समीकरण। तो आप कह रहे होंगे भैया नहीं आगे और भी बताया जा रहा है हमारे मतलब कोचिंग में या स्कूल में, तो भैया बिल्कुल, या तो आप यहाँ तक कर दीजिए या इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मैं बता दूं तो इसको थोड़ा सा आगे आप ले जा सकते हैं। ये जो क्या है प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता है, यहाँ पे क्या है R0 है, ये प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता है, मतलब प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है। तो या तो प्रारंभिक सांद्रता को R क्या मतलब ऐसे लिख दीजिए, या इसको आप बहुत से किताबों में मतलब A भी लिखा गया है, तो या तो आप A लिख दीजिए। उसके बाद ये क्या है भैया, ये केवल R है, ठीक है, मतलब अंतिम ये सांद्रता है। अब अंतिम सांद्रता को कैसे लिखा जाता है, तो अंतिम सांद्रता को A-x से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब A-x को यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो जो मिलेगा या तो आप उसको लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, आशा करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँ, यदि इन दोनों के मान को इन दोनों के जगह पर रखा जाए तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा और इधर भेज देंगे तो सही रहेगा। इस वाले को यहाँ पे t इधर गुणा में है ना, अब इस t को यदि हम भाग में करते हैं यहाँ पे तो केवल k बच जाएगा, t को हम भाग में भेजते हैं तो इधर t आ जाएगा। तो अब ये आपका परफेक्ट हुआ, वो भी सही था, थोड़ा सा और आप सॉल्व कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम जब क्या निकालते हैं अर्ध आयु काल निकालते हैं तो वहाँ पे t की जरूरत पड़ती है। तो केवल इधर गुणा में था, इधर हमने भाग में भेज दिया, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे k मिल गया 2.303/t, ठीक है, और इंटू लॉग क्या मिलेगा, log 10। और यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, इस R0 के जगह पे हम क्या लिखेंगे भैया, A लिखेंगे, और इधर हम लिखेंगे A-x, ठीक है। तो ये जो आपका मिला यही है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो आशा करते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों, तो समझ में आया तो मैं यही कहूँगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपको बताया गया है, एक एक छोटी छोटी पॉइंट्स बताई गई हैं। तो मैं यही कहूँगा यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आपको किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है और अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, चाहे आप क्लास 9 से लेकर क्लास 10 तक 11 12 किसी भी क्लास के हो, तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके केवल आप लिख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपको क्लास 12 का चाहिए तो आप लिखिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको यहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री में समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।